सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो, आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। इससे पहले ऑलरेडी ही हमने 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है भाई, चलिए अगर आपने वो 4 चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए फटाफट से देख के आइए। सिंपल सा। चलिए, और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात सर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते, नोट्स परचेज करना चाहते हो, छोटे शब्दों में अपना क्या कहते हैं पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पे करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर, ज्यादा महंगे नोट्स होते नहीं सर, 150 तक में नोट्स मिल जाएंगे आपको पूरी बुक के, पूरी बुक कवर हो जाएगी इसके अंदर। सिंपल सर, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए भाई इसका नंबर का यूज करना, बस कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे यूज करो, कॉल क्योंकि जल्दी से लगती नहीं है। ठीक है, कभी हम बिजी मिलेंगे वरना कभी आप बिजी मिलोगे तो बात नहीं हो पाएगी ठीक से। ठीक है, वापस आते हैं, चालू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है 5वां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो, इससे पहले हम 4था चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड हमारी घट जाएगी, और अगर प्राइस घटते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल। सेम इसी तरीके से अदर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिमांड कभी बढ़ती थी और डिमांड कभी घटती थी। सेम हमने सीखा था सप्लाई के केस में भी कि सप्लाई कभी बढ़ती थी और सप्लाई कभी घटती थी। तो भैया इस चैप्टर में क्या करना है? इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना, बस इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारी डिमांड जो बढ़ती थी पिछले चैप्टर में वो कितनी बढ़ेगी, या फिर हमारी डिमांड थी वो घटती थी तो वो कितनी घटेगी। सिंपल। हमें सीखना है सप्लाई अगर बढ़ रही है, पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा था, बस हमें इस चैप्टर में सीखना है कि सप्लाई कितनी बढ़ी और सप्लाई कितनी घट गई। सिंपल। यानी पिछले चैप्टर में हम सीखते थे कि डिमांड और सप्लाई में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सीखेंगे डिमांड और सप्लाई में चेंजेस जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यानी डिमांड कितनी बढ़ रही है और डिमांड कितनी घट रही है, सप्लाई कितनी बढ़ रही है और सप्लाई कितनी घट रही है। सिंपल से बढ़िया। और ये चेंजेस बताने का काम करता है हमें इलास्टिसिटी। क्या काम करता है? इलास्टिसिटी। कौन बताता है हमें चेंजेस? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हम निकालना सीखेंगे कि इलास्टिसिटी होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को, सिंपल से चेंजेस को। ठीक है भाई, चलिए। तो डिमांड और सप्लाई 2 केस है, तो इसलिए आपका जो चैप्टर भी है वो भी चलते हैं पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला टॉपिक है डिमांड का, कि डिमांड कैसे इफेक्ट होती है, डिमांड में कितना चेंज आता है। दूसरा टॉपिक आएगा सप्लाई का, ठीक है, कि सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि सप्लाई कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, प्राइस में चेंज होने की वजह से, बाकी फैक्टर्स में भी चेंज होने की वजह से, ये सब चीजें समझनी है। सिंपल से। चलिए, तो सप्लाई वाले को बाद में करेंगे, अभी हम करेंगे डिमांड वाला, यानी हम सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या सीखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल से, कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होता है, यानी कि डिमांड में चेंजेस कैसे आते हैं वो समझना है। सिंपल से। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जब निकालने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 3 तरह की। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड जो है प्राइस से भी चेंज होती है, जैसे प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, वही चेक करना है। तो प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड कम हो रही है, दूसरा इनकम बढ़ने पे कितनी डिमांड कम हो रही है, सिंपल, या फिर इनकम बढ़ने पे कितनी डिमांड बढ़ रही है, सिंपल से। और लास्ट तीसरा हमें सीखना है क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है भाई। और ये वाला जो चैप्टर है सर, ये थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल में विश्वास रखता है, तो इस वजह से इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो न्यूमेरिकल बेस के आएंगे, थ्योरी बेस के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया। तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सीखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखना है। अभी मैं चालू कर रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरी इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंपल सर। चलिए, तो हमें कितनी तरह की इलास्टिसिटी सीखनी है? 3 तरह की इलास्टिसिटी। अभी चालू करें। ठीक है, इलास्टिसिटी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन थ्योरी थोड़ी सी हैगी इस चैप्टर के अंदर, तो मैं सोच रहा हूं पहले क्यों ना थ्योरी खत्म कर लेते हैं, और थ्योरी खत्म करते के साथ ही फिर हम एक बार लगातार करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे। सिंपल। बचपन में आपने प्राइस इलास्टिसिटी सीखा है, अब हम इनकम और क्रॉस पे भी फोकस करेंगे। सिंपल से। तो एक बार थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आपके न्यूमेरिकल्स पे। सिंपल से। चलिए, तो सबसे पहले थ्योरी। थ्योरी मतलब क्या होता है सर? थ्योरी मतलब है इलास्टिसिटी है क्या चीज। आखिर भैया ये इलास्टिसिटी मतलब क्या है? इलास्टिसिटी, एक सेकेंड भाई। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए, तो टॉपिक का नाम आता है इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी है क्या चीज? सिंपल सर। चलिए, इलास्टिसिटी मैंने बताया कि 3 तरह की होती है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? ये प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब होता है सर कि छोटा सा फॉर्मूला पहले तो एक परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी।
अब प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या है, जो प्राइस है उसमें कितने परसेंट चेंज आने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होगी उसमें कितने परसेंट चेंज होगा, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या है, इट शोज द रेशो ऑफ परसेंटेज, लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सिंपल सर, यानी प्राइस में चेंज होने से हमें पता है अगर प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घट जाएगी, सिंपल ना। लेकिन प्राइस कितना बढ़ेगा जिससे डिमांड हमारी कितनी बढ़ जाएगी, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्की बात, बढ़िया। आगे चलते हैं। अभी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने सीखा, परसेंटेज चेंज होने की वजह से जो भी परसेंटेज चेंज आता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल भैया, ये परसेंटेज डेल्टा क्यू और परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप आराम से निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारी जो डिमांड है मैंगो की, ठीक है, उस डिमांड में, उसकी क्वांटिटी में कितने का चेंज आया, कह रहा है 20% का चेंज आया। सिंपल से मैंगो की डिमांड में 20% का चेंज आया, लेकिन वहीं पे उसके प्राइस में कितना चेंज हुआ वो कह रहा है, तो मैंगो के प्राइस में जो है वो चेंज हुआ 10% का। तो कह रहा है बताइए इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो आप बोल दोगे सर ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। सिंपल, परसेंटेज डेल्टा पी कितना दे रखा है 10 और परसेंटेज डेल्टा क्यू 20%, और इससे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 2। सिंपल, इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई भाई 2। इतना सिंपल था ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए भैया, अब ये बात है क्या हर बार परसेंटेज डेल्टा क्यू इतना सिंपल सा देगा, नहीं भाई, हर बार परसेंटेज डेल्टा क्यू नहीं देगा आपको। अब जब परसेंटेज डेल्टा क्यू नहीं देगा भैया तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ जी, एक छोटा सा फॉर्मूला है परसेंटेज डेल्टा क्यू का, ज्यादा टेंशन मत लो सर, बस गिनती के 4 फॉर्मूले करते के साथ ही आपका पूरा फॉर्मूले वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको और फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100। सिंपल से, अब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं भैया ये कैसे हुआ, कैसे बना ये फॉर्मूला, वो भी बता दो। तो भाई आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं जो क्या कहते हैं जानना चाहते हैं फॉर्मूला बना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहले मैं 10 लड्डू खाता था। सिंपल, मेरे को भूख ज्यादा लगी तो मैंने अब उसकी डिमांड बढ़ा दी, मैं क्यू से कहां पे चला गया, Q1 पे मैंने डिमांड बढ़ा दी और मैं अब खाता हूं 15 लड्डू। सिंपल, तो मैंने कितने लड्डू का चेंज किया, यानी कि मैंने कितना खाना बढ़ा दिया, अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाया भैया 5 क्वांटिटी का। सिंपल, यानी अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी में जो चेंज हुआ वो तो 5 का हुआ, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना। हाँ जी, तो क्वांटिटी में चेंज हुआ 5 का। सिंपल, लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि कितने परसेंट का चेंज हुआ, वो कैसे निकालोगे, सोचिए। पहले क्वांटिटी कितनी खाता था मैं 10, लेकिन अब मैंने कितने से बढ़ा दी क्वांटिटी, मैंने 5 और बढ़ा दी। 5 मतलब क्या हो गया भैया 10 का पूरा आधा, यानी कि 50% हमने बढ़ा दिया, यानी चेंज कितने का हुआ 50% का। सिंपल, और निकालेंगे कैसे, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगा के, तो लगाते हैं डेल्टा क्यू कितना है आपका 5 अपॉन में क्यू कितना है 10 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कट गया, 10 5 50, तो आपका आ गया परसेंट, कितना परसेंट का चेंज हुआ यहाँ पे 50% का, जो मैं बेसिक बता रहा था। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपके फॉर्मूले हो जाएंगे ईडी के। सिंपल, ये क्या था भाई, ये फॉर्मूला था ईडी का हमारा। तो ईडी के मैंने 2 फॉर्मूले करवा दिए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। हाँ, अगर इसी तरीके से कोई आपसे परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्मूला पूछे तब भी सेम ही है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस भाई, तो ये 2 फॉर्मूले आपको करवा दिए मैंने, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला और दूसरा ईडी निकालने का फॉर्मूला। आगे चले, अब चालू करते हैं तीसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है भैया, ये डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, ये डेल्टा क्यू कैसे आया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज ही तो होता है ना भाई। चलिए अब देखो डेल्टा क्यू कैसे निकाला मैंने, 10 यहाँ पे था, अब ये 10 से पहले मैं 10 लड्डू खाता था, अब 15 खा रहा हूँ, चेंज कितने का हुआ 5 का। कैसे निकाला मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो डेल्टा क्यू कैसे निकलता है Q1 माइनस में Q। या फिर अगर मैं कहना चाहूं कि क्वांटिटी पहले मैं खाता था, पुरानी क्वांटिटी मैं 20 लड्डू खाता था, लेकिन अब मैंने लड्डू खाने कर दिए कितने 10, अब मैं 10 ही लड्डू खाता हूं, यानी इस बार क्वांटिटी क्या कर दी मैंने, घटा दी। क्यू से हम कहां पे आ गए Q1 पे आ गए, यानी क्वांटिटी कम हो गई। अब जब क्वांटिटी कम हो गई तो इसलिए कैसे निकालेंगे, कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे, पहले 20 खाता था अब मैं 10 खा रहा हूं, यानी चेंज कितने का हुआ 10 का। कैसे निकाला मैंने, Q में से क्या घटा दिया Q1, तो बस आपको कैसे निकालना है
Q माइनस में Q1, इतना सिंपल से, बहुत अच्छे। और यहाँ पे खत्म, और आपने आराम से सब चीज सीख लिया। ये था आपका तीसरा फॉर्मूला जो आप ईडी निकालने के टाइम पे सीखोगे। ठीक है भाई, फटाफट से नोट करते जाओ। ये 3 फॉर्मूले, मतलब टोटल मिला के 4 है। 4 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन्हीं के बेस पे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, बस 4। पहला ईडी का फॉर्मूला, दूसरा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, और तीसरा डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला। कह रहे ये तो सिंपल सा ही भैया, चेंज ही तो निकालना है, किसी में से भी किसी को उठा दो, चेंज आ गया। हाँ, बस याद रखना आपका आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए। जब भी आंसर माइनस में होगा आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। सिंपल से, इलास्टिसिटी कभी भी माइनस में नहीं आती। आगे चले, चलिए भाई आगे चलते हैं। चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला ईडी का होता है, रट्टा मारना चाहो तो रट्टा मार लो। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपोन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपोन में क्यू। सिंपल, ये फॉर्मूला है। वो कह रहा भैया समझाओ तो कैसे बना ये फॉर्मूला। सर समझाता हूं अभी कैसे बना फॉर्मूला। जैसे आपने अभी अभी फॉर्मूला सीखा ईडी का, कौन सा, ये वाला, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपोन में परसेंटेज डेल्टा पी वाला, यही फॉर्मूला होता है ईडी का। अब बस डेल्टा परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला भी सिखाया ना मैंने आपको। क्या फॉर्मूला होता है सर, डेल्टा क्यू अपोन में क्यू मल्टीप्लाई में 100। ऐसी परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपोन में पी मल्टीप्लाई में 100। अब देखो 100 से ये 100 कट गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इधर ये डिवाइड है, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाँ जी, बेस्ट। तो बस डेल्टा क्यू अपोन में क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा उल्टा करके। उल्टा करके मतलब पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। सिंपल ना। और एक चीज याद रखो, 2 मल्टीप्लाई में 3 कितना होता है, 6। सिंपल इतना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। और वहीं पे अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 6। यानी मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आने वाला है। यानी कि इन दोनों को चेंज करने से, इन दोनों की पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, नहीं। तो बस मैं क्या इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता क्या, हाँ जी कर सकते हो भैया। तो मैं इसको वही लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई में पी तो है, लेकिन बस ये डेल्टा पी को आगे लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा पी और ये क्यू को पीछे, यानी आ गया क्यू। सिंपल। तो ये बन गया ईडी का हमारा फॉर्मूला, जो मैंने आपको चौथा फॉर्मूला बताया अभी भी। सिंपल। रट्टा मारना चाहो आप रट्टा मार लो, आपको याद करना है तो आप याद कर लो, समझना है समझ लो, जैसा आप करना चाहो वैसे कर लो। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको करवाया ईडी के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जब तक मैं थ्योरी वाली कंप्लीट करता हूं पोर्शन, तब तक अब ये फॉर्मूले 4 के 4 याद करके रखना, मतलब याद करके रखना। ठीक है, जैसे आप याद कर लोगे आराम से, उसके बाद हम न्यूमेरिकल चालू कर देंगे। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पक्का न्यूमेरिकल आते हैं। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, थ्योरी वाले पोर्शन पे नोट कर लो भाई फटाफट, चारों के चारों फॉर्मूले। हाँ जी, शुक्रिया। चलिए भाई, तो बात आती है अब इलास्टिसिटी की। अब जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो होती है टोटल मिला के 5 तरह की। कितने तरह की इलास्टिसिटी होती है सर, 5 तरह की। सबसे पहले अगर इलास्टिसिटी आप जानना चाहते हो, ये 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है क्या क्या। एक इलास्टिसिटी होती है बिल्कुल 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसे, यूनिटरी इलास्टिक। सिंपल सर, यूनिटरी इलास्टिक मतलब यूनिट के बराबर, 1 के बराबर जो इलास्टिसिटी होती है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज होता है ना क्वांटिटी में, वो बराबर होता है परसेंटेज चेंज जो किसमें होता है, प्राइस में। सिंपल, क्योंकि आप खुद देख लो सर, अगर दोनों बराबर होंगे तभी तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी, अगर दोनों बराबर होंगे तभी तो। जैसे 5 है मान लो इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी 5 होगी, तो 5 बटे में 5 करके क्या आंसर आ जाएगा, 1। सिंपल ना, बढ़िया। यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा क्यू और परसेंटेज डेल्टा पी दोनों क्या होते हैं, क्वांटिटी में चेंज और प्राइस में चेंज क्या होता है, इक्वल होता है। सिंपल। चलिए, अगर देखा जाए तो इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम नॉर्मल बनता है। जैसे डिमांड कर्व है तो ये हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा इस तरीके का। कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही चेंज हो रहा है किसके अंदर, क्वांटिटी के अंदर। तो जितना चेंज क्वांटिटी के अंदर है उतना ही चेंज किसके अंदर है, प्राइस के अंदर। दोनों का चेंज हमेशा क्या होता है यहाँ पे, बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं, परफेक्ट। ये इसका डायग्राम है यूनिटरी इलास्टिक का। कर लोगे आराम से, कर लोगे ना पक्का, बढ़िया। वैसे तो अगर मेरे को बनाना चाहिए अच्छे तरीके तो मेरे को आईसी कर्व की तरह बनाना चाहिए इसको, ऐसे मतलब इसकी शेप का नाम अगर कोई पूछे तो बोल देना रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नॉर्मल वे में कि डिमांड कर्व हमारा ऐसे ही है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चले, चलिए भाई। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली क्या है, वो ये वाली चीज है और एक ये वाली चीज है। इलास्टिसिटी 1 कब होती है, जब क्वांटिटी और प्राइस में चेंज क्या होता है, इक्वल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। आगे चलो, बढ़िया। इसके बाद अब इलास्टिसिटी जो है ना, वो 1 से कम भी हो सकती है, ठीक है, और इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। इलास्टिसिटी मतलब क्या बताया मैंने, इलास्टिसिटी मतलब होता है क्वांटिटी में चेंज होना। सिंपल, जो भी चीज में चेंज होता है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। सिंपल, जैसे इलास्टिक आप जानते हो ना सर, वो जो क्या बोलते हैं,
इलास्टिक होती है जो कपड़ों के अंदर लगती है, जैसे बाजुओं में लगती है, कई हो गए है ना भाई, पैंट में लगती है इलास्टिक, पैंट में कहाँ लगती है, पजामों में लगती है इलास्टिक, सिंपल सा। तो वो अपने आप को चेंज कर रही है तो वो इलास्टिक है, जिसमें चेंज नहीं होता वो इलास्टिक नहीं है, सिंपल। चलिए, तो जो भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे इलास्टिक, जिसमें क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा वो इन इलास्टिक। तो देखिए यहाँ पे चेंज एक से ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, इलास्टिक। क्या बोलेंगे सर इसे, इलास्टिक। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और ऐसा कब होता है जब एक से ज्यादा आपका आंसर आए, जब क्वांटिटी में चेंज क्या होता है ज्यादा और प्राइस में चेंज क्या होता है कम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। वहीं पे इन इलास्टिक कब होगा, यानी कि एक से कम होगा जब, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन इलास्टिक, सिंपल सर। चलिए भाई, और इन इलास्टिक जब होता है तब वहां पे क्वांटिटी में चेंज जो है वो कम होता है और प्राइस में चेंज क्या होता है, ज्यादा, सिंपल इतना। कोई दिक्कत तो नहीं, बस मेन तीन ये चीज रखनी है। इलास्टिसिटी कब होगी, मतलब इलास्टिक कब होंगे, जब एक से ज्यादा आंसर आएगा और क्वांटिटी में चेंज भी ज्यादा होगा। चलिए, इसका डायग्राम अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा सर, इसका डायग्राम बनता है थोड़ा सा ऐसा, इसको बोलते हैं फ्लैटर। क्या बोलते हैं डायग्राम को, फ्लैटर। यानी कि यहाँ पे प्राइस में चेंज कम होता है ना और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होता है, तो प्राइस में हल्का सा चेंज लेकिन डिमांड में आपका ज्यादा चेंज होता है, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डायग्राम बनता है थोड़ा सा स्टीपर, जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है हमारा, ठीक है भाई। प्राइस में यहाँ पे ज्यादा चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी में क्या होता है, कम चेंज। ये क्वांटिटी का चेंज, ये प्राइस का चेंज, क्योंकि प्राइस में चेंज क्या दिखाते हैं यहाँ पे, ज्यादा। तो इसका डायग्राम कैसा होता है, स्टीपर। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान था, बहुत अच्छे। आगे चालू करते हैं, बस 2 पॉइंट और रह गए, 2 पॉइंट करते ही आपका ये वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। तो इलास्टिसिटी एक हो सकती है, इलास्टिसिटी कितनी, 0, इतनी कम हो सकती है कि वो क्या हो जाए, 0। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं सर, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी पूर्णतया बेलोचदार, सिंपल, पूर्णतया बेलोचदार, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता क्वांटिटी के अंदर, यानी क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, हाँ, लेकिन प्राइस में चेंज भरपूर होगा, यानी प्राइस चेंज हो सकते हैं। यानी कि इसमें डिमांड कर्व कैसे बनता है आपका, तो ये वाला, ये आपका डिमांड कर्व, सिंपल। यानी कि यहाँ पे प्राइस बढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे प्राइस घट भी सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा। कह रहा है अभी भैया ऐसा कभी भी होता है कि डिमांड ही चेंज ना हो, प्राइस चाहे कितने बढ़ा लो, प्राइस चाहे कितने घटा दो। हाँ जी, कुछ चीजें हैं जिनमें चेंज होता है ऐसा, जैसे मैं बता सकता हूँ, नेसेसरी गुड्स जानते हो, जैसे कि आप जानते होगे मेडिसिन, है ना, मेडिसिन, दवाइयां। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको दवाइयां लेनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है दिन में 3 बार खानी है तो वो दिन में 3 बार खाएगा। या ऐसे बोल सकता है कोई कैंसर का पेशेंट कि मेरे पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास तो अरबपति है, मैं तो अमीर इंसान हूं, है ना भाई, तो दवाइयां जितनी चाहे महंगी हो जाए मैं तो 3 की जगह 5-6 गोली खाऊंगा। ऐसा कभी होता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जितनी डॉक्टर ने बोली उतनी लेनी पड़ेगी, 3 बोली है 3 टाइम तो 3 टाइम ही लेनी पड़ेगी, चाहे प्राइस कितने ज्यादा हो जाए चाहे प्राइस कितने कम हो जाए, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो किसी के पास, या फिर दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी हो गई, अब दवाइयां महंगी हो गई तो फिर हम सोचे भाई 3 बार की जगह मैं एक ही बार खा लेता हूँ, ठीक रहेगा सब चीज। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भाई, क्योंकि बेशक से जितनी महंगी हो जाए दवाइयां, लेकिन जिंदा रहने के लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, सिंपल सर। नेसेसरी केस में आप डिमांड में चेंज नहीं कर सकते, सिंपल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको दवाइयां सस्ती मिल रही है तो आप बहुत सारी खाने लग जाओ, या फिर आप दवाइयां महंगी हो चुकी है तो फिर आप बहुत कम खाने लग जाओ, सिंपल सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। आगे चले, चलिए, बात आती है, अगर ईडी आपका होता है एक से ज्यादा कितना हो सकता है सर, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी मतलब क्या, इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, यानी पूर्णतः लचीला, पूर्णतः लोचदार, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज भरपूर होता है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं होता। और इस टाइम पे डिमांड कर्व कैसा बनता है, ऐसा, यानी कि बिल्कुल फ्लैटर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है, वर्टिकल, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। चलिए, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, प्राइस में चेंज नहीं होता, बस क्वांटिटी हमारी कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है, कभी Q से Q1, कभी Q से Q2, सिंपल से, बढ़िया। इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। और यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड कर्व में, ईडी कितना होता है, इन्फिनिटी। आसान था इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 5 तरह के आपके ईडी होते हैं, इलास्टिसिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एक ये वाला है कि इन इलास्टिक कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा, सॉरी, इन इलास्टिक कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज क्या होगा, कम, और ईडी क्या होगा वहां पे 1 से कम, ठीक है। इलास्टिक कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा और वहां पे इलास्टिसिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक, कोई दिक्कत तो नहीं। और वहां पे ईडी क्या होगा, 1 से ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया भाई। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, एक बार फटाफट से इसको याद कर लो ताकि मैं थ्योरी में अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं कि कब चीज कौन सी इलास्टिक बनेगी और कौन सी चीज कब इन इलास्टिक बनेगी, ठीक है। थ्योरी खत्म करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाला हूं, ध्यान से समझना।
तो जिसको याद करना है फटाफट से याद करिए, फिर नोट करना है नोट करो, ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लेना फटाफट। हाँ भाई शुक्र है। तो अब टॉपिक का नाम आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में खाली इलास्टिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सिंपल से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कभी हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड बढ़ जाएगी, कभी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिंपल, यानी कभी क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा और कभी क्वांटिटी में चेंज बिल्कुल कम होगा। सिंपल से बहुत ही गिने चुने फैक्टर है, 2-4 फैक्टर है, करते हैं फटाफट से। सबसे पहला नेचर ऑफ गुड्स, जैसे मैंने बताया ना, आपको बताना है इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक, वो कैसे बताना है, जो अभी टॉपिक करवाया था, है ना भाई। चलिए, तो मैंने क्या बताया था, अगर क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे, इलास्टिक, ईडी क्या होगा, एक से ज्यादा। अगर क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक, ईडी क्या होगा, एक से कम होगा। सिंपल। क्वांटिटी में चेंज अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो बोलेंगे हम परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, ईडी क्या हो जाएगा, 0। और क्वांटिटी में चेंज अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसे, परफेक्टली इलास्टिक, ईडी क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। चलिए भाई चालू करते हैं वैसे ही सेम। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहला टॉपिक आता है कौन सा, नेसेसरी गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेसेसरी जो गुड्स होते हैं जैसे दवाइयाँ, सॉल्ट, ये सब चीजें, ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप यहाँ पे क्वांटिटी बहुत सारी खाने लग जाओगे इनकी, नहीं, बहुत सारी भी नहीं खा सकते क्योंकि मर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा दवाइयाँ खाना भी नहीं अच्छा होता, ठीक है। क्या बहुत कम क्वांटिटी खाओगे, नहीं जी, जितना डॉक्टर ने बोला हमें उतनी ही खानी पड़ेगी, बेशक से कितना प्राइस बढ़ जाए, चाहे कितना प्राइस घट जाए। सिंपल से, जैसे मेडिसिन, हाँ जी मेडिसिन, हाँ जी, तो वहां पे क्वांटिटी में चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वहां पे इलास्टिसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे ईडी क्या होता है इनका, 0 के बराबर, क्योंकि क्वांटिटी भी चेंज ना के बराबर ही होता है, कोई चेंज नहीं होता क्वांटिटी में। सिंपल से एग्जांपल आप क्या डाल दोगे, एग्जांपल डाल दोगे आप मेडिसिन का। सिंपल। आप दूसरा एग्जांपल क्या डाल दोगे, आप डाल दोगे सॉल्ट का। जो भी नेसेसरी गुड्स हैं आप वो सब डाल सकते हो इसके अंदर। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आगे चलूं, बढ़िया। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, अब ये हो गया इन इलास्टिक, इलास्टिक वाला भी कोई एग्जांपल देना पड़ेगा, जैसे कि आईफोन, जैसे कि हम बोल सकते हैं जिसे स्टेटस सिंबल गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स। अब स्टेटस सिंबल गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो लोगों को उनकी औकात दिखाते हैं, मतलब स्टेटस दिखाने का काम करते हैं, जैसे आईफोन हो गया, बीएमडब्ल्यू गाड़ी हो गई। सिंपल से। चलिए, अब अगर इनके प्राइस में अगर हल्का सा चेंज आ जाए, क्या गरीब लोग खरीद पाएंगे, नहीं, तो इनकी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ईडी हमारा इलास्टिक, क्या होता है हमारा इलास्टिक, यानी कि ईडी क्या होता है हमारा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, यानी कि इलास्टिक। सिंपल से, जैसे कि आईफोन, जैसे कि और कौन सा एग्जांपल था, बीएमडब्ल्यू कार्स, है ना भाई। तो ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा, क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, ज्यादा। आईफोन की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई सी गलत एडवर्टीजमेंट हो गई या फिर बहुत बुरी गलत एक तरीके से पब्लिसिटी हो गई, सिंपल सा, इमेज डाउन हो जाती है, तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं उन चीजों को, ठीक है। तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, प्राइस में हल्का सा चेंज हो जाए तब भी कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलो ना, क्योंकि 10,000 प्राइस कर दिया उन्होंने कम, तो लोगों को लगता है भाई बहुत सारा हो, जैसे फ्लिपकार्ट की सेल में आती है, 10,000 प्राइस कम कर दिया, बेसिक से 1 लाख का फोन है, 10,000 कम कर दो, 90,000 में लोग बोलेंगे भाई बहुत सस्ता हो गया, चलो लेने चलते हैं आईफोन, है ना भाई, स्टेटस बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से ये इफेक्ट पड़ता है इसका। आगे चले भाई, बढ़िया। दूसरा पॉइंट चालू करते हैं, पहला हो गया, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। कई बार जो टाइम पीरियड है ना, वो भी क्या होता है, इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। अब टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को, वो समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह के गुड्स होते हैं, जिनका एक का टाइम पीरियड छोटा होता है और एक का टाइम पीरियड क्या होता है, बड़ा। टाइम पीरियड छोटा जिनका होता है उनको हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं सर, ऐसे गुड्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट, यानी जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, है ना भाई, जैसे दूध, दही, घी, ये सब चीजें क्या होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं मम्मी के साथ बाजार गया हुआ था, तो मम्मी कहने लगी हमें टमाटर लेना है, और टमाटर हर जगह मिल रहे थे 100 रुपए किलो। कितने रुपए किलो, 100 रुपए किलो। सिंपल। लेकिन मैंने एक दुकान देखी जहां पे टमाटर मिल रहे थे 10 रुपए किलो। कितने रुपए किलो, 10 रुपए किलो। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी टमाटर 10 रुपए किलो दे रहा है, कट्टा भर लेते हैं एक बार। मम्मी ने घुमा के रैप्टा मारा खिंचा के। क्यों, पता है क्यों, मम्मी कहने लगी तेरे को इतना नहीं पता, ये पेरिशेबल गुड्स हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, अगर हमने इतना सारा खरीद लिया तो ये अगले दिन क्या हो जाएंगे, खराब, मेरे पैसे का क्या हो जाएगा, नुकसान। यानी कि जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, मम्मी ने फिर भी, मतलब वो जो टमाटर इतने सस्ते हो गए थे,
लेकिन फिर भी मम्मी ने कितना लिया, 1 किलो, क्योंकि मम्मी को पता है कि ज्यादा अगर लेंगी तो फिर खराब हो जाएंगी। सिंपल ना, इसलिए जो चीज जल्दी खराब हो जाती है उनकी डिमांड में जल्दी से चेंज नहीं होता। तो इस वजह से इनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। क्या होती है, इन इलास्टिक, यानी कि ईडी यहाँ पे क्या होता है, 1 से कम। सिंपल, इतना बढ़िया। आगे चलते हैं। दूसरा होता है ड्यूरेबल गुड्स। कौन से होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तो लिए आलू मान लो, या फिर फॉर एग्जांपल के लिए टीवी, फ्रिज, या फिर पंखे, या फिर बेड वेड, जो भी आपको लगता है वो मान ले सकते हो आप आराम से। सिंपल सा। चलिए, तो आलू आलू ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, सब्जी को में ले रहे हैं तो जो आलू है वो बहुत टाइम तक चलती है, जैसे कि 6 महीना या फिर 7 महीने तक चल जाती है आलू बिना खराब हुए। सिंपल। तो एक दिन मैं फिर से मम्मी के साथ जा रहा था, मम्मी हर जगह आलू की कीमत थी 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। सिंपल। मैंने देखा एक आलू वाला दे रहा था 10 रुपए किलो। मेरे को लेकिन फिर याद आ गया कि मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा था जब मैंने टमाटर के लिए बारे में बोला था, तो मैंने मम्मी को बताया ही नहीं। मैं घर पे आ गया, मम्मी कहने लगी 100 रुपए किलो आलू पड़ गई। पापा से बताने लगी कि 100 रुपए किलो आलू पड़ गई। सिंपल। हाँ जी, मैंने बताया पापा एक जगह पे ना 10 रुपए किलो आलू मिल रही थी, मम्मी ने ली नहीं। मम्मी ने पीछे से रैप्ट मारा, फिर पटैक। सिंपल। क्यों? क्योंकि पता है क्या, मम्मी कहने लगी तेरे को अगर इतना दिमाग है नहीं क्या भाई, आलू मिल रही थी 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो मिल रही थी, तो आलू तो लंबे समय तक चलती है, तो मम्मी तो उसे संभाल के रख सकती है ना आराम से। ठीक है, अब मम्मी उसे संभाल के रख सकती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो यहाँ नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां पे, अब देखो लंबे समय तक चल सकती थी, तो मम्मी ने मेरे को वहां पे फिर भेजा कि जा आलू लेके आ, जहाँ पे 10 रुपए किलो मिल रही थी 10-20 किलो ले आ, ताकि मैं उसे महीने भर तक 2-3 महीने तक आराम से बैठ के खाते रहे। सिंपल से। चलिए, तो मतलब क्या समझा रहा हूं मैं समझा रहा हूं जो भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो भी लंबे समय तक चलती हैं, तो जैसे ही वो सस्ते मिलते हैं, जैसे ही हल्का सा प्राइस उसका डाउन होता है, तो घर वाले क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाते हैं वहां पे। सिंपल से। जैसे कि आलू का एग्जांपल दिया था, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या होती है, इलास्टिक। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक। हाँ भाई, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक। और ईडी क्या होता है हमारा, 1 से ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जल्दी से चेंज हो जाती है ना, हल्का सा प्राइस कम हुआ, मम्मी कहने लगी जा लेके आ, क्योंकि ये चीजें जल्दी खराब नहीं होती, तो आराम से ज्यादा इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन जो टमाटर था, क्या उसे ज्यादा खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, इसलिए वहां पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम होता है। सिंपल से, मतलब क्वांटिटी में चेंज जल्दी से होता नहीं है वहां पे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, इनइलास्टिक। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे समझ में, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई। तीसरा, तीसरा करें। तो दिखाई तो दे रहा है। तो तीसरा पॉइंट आता है भाई, वेरियस यूजेस। अब 2 तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो जैसे कि पहला आता है एक गुड्स जिनके वेरियस यूज हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट यूजेस हम कह सकते हैं, डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मिल्क का। मिल्क के एक यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। हाँ जी, बहुत सारे यूज होते हैं, हम दूध, दही, खीर, पनीर, ये सब चीज बना सकते हैं। सिंपल। तो जैसे इनके प्राइस में चेंज होगा ना, घर वाले बोलेंगे दूध मतलब पनीर वनीर मतलब ही हो, दूध सस्ता हो चुका है, दूध ही लिया, हम घर पे ही बना लेंगे पनीर। सिंपल। यानी जैसे ही ऐसे प्रोडक्ट जिनके बहुत सारे यूज होते हैं ना, इनके प्राइस हल्के से गिरते हैं, तो हम डिमांड क्या कर देते हैं, इनकी बढ़ा देते हैं। यानी डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बहुत सारा। सिंपल। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक। क्या बोलते हैं, इलास्टिक। और यहाँ पे ईडी क्या होता है, 1 से ज्यादा। दूसरे वहीं पे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें जल्दी से चेंज नहीं होता, जिनके वेरियस यूजेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर, मार्कर का केवल एक ही काम है भाई, लिखने का। सिंपल। तो यहाँ पे जैसे चेयर मान लो, चेयर का एक ही काम होता है बस खाली बैठने का। सिंपल। इसके और कोई यूज नहीं है। तो अगर प्राइस मान लो दुकानदार है जो 500 रुपए की चेयर दे रहा है, अगर उसने हल्का सा प्राइस कम भी कर दिया, कह रहा है सर 450 में ले जाओ, तो मैं क्या 50-60 चेयर ले लूंगा एक बार में? नहीं ना, मैं क्वांटिटी में चेंज करूंगा ही नहीं। क्यों? बैठने के लिए घर में 4 चेयर चाहिए, 4 चेयर मिल गई तो बहुत है बस, इसके अलावा चाहिए नहीं। सिंपल सर। हाँ जी, अगर वो कह रहा है भैया 200 में दे रहा हूँ, 200 में ही ले जाओ चेयर, भाई 500 से 200 पे आ गया, 300 रुपए कम कर दिए, तब क्या 50-60 खरीद लूंगा? नहीं भाई, तब भी 50-60 नहीं लगूंगा, 4 खरीदूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 ले लूंगा बस, खाली एक चेयर फालतू करूंगा। यानी क्वांटिटी में जल्दी से चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके और कोई काम ही नहीं है। जैसे दूध का था, अगर प्राइस 5 रुपए भी सस्ता हो जाए ना भाई, इतनी लूट मच जाएगी दूध पे कि भाई पनीर वनीर छोड़ दो, पनीर वनीर नहीं लेंगे, हम घर पे ही बना लेंगे, दूध सस्ता हो गया क्योंकि। ठीक है, लेकिन चेयर के केस में, चेयर के केस में कोई खरीदेगा नहीं। सिंपल सा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इन इलास्टिक। सिंपल। और यहाँ पे ईडी हमारा क्या होता है, 1 से कम होता है। कोई दिक्कत नहीं, आसान था ना भाई। आगे चले, बहुत अच्छे। अगला टॉपिक आता है भाई, चौथा। चलो आगे, बढ़िया। चौथा पॉइंट आता है, हाँ जी, प्रेफरेंस। शुक्र है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा होता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जिसमें प्रेफरेंस रहती है हमारी, जो भी चीज हम चाहते हैं, पसंद करते हैं, सिंपल से, तो वहां पे ना, जैसे कि मैं दूसरे वर्ड में भी बोल सकता हूँ, हैबिट। क्या बोल सकता हूँ इसे, हैबिट।
ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मेरे को आदत हो चुकी है, मैं रोज ही खाता हूं, मैं उसमें जल्दी से चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पानी, ठीक है, पानी मैं रोज ही पीता हूँ भाई, ठीक है, उसमें जल्दी से चेंज नहीं कर सकता। सिंपल। अगर प्राइस 10 रुपए महंगा भी हो जाए तब भी मेरे को पीना ही पड़ेगा, मैं उसके चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सर, जिस चीज की मेरे को आदत है मैं जल्दी से चेंज नहीं कर सकता उस चीज में। सिंपल। तो जिस चीज की आदत होती है उसकी डिमांड में चेंज नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ईडी क्या हो जाएगा, एक से कम। लेकिन वहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है उसकी, जैसे क्या इसी ब्रांड का मार्कर पहनने की आदत है, या फिर क्या एक ही ब्रांड के मेरे को जूते पहनने की आदत है, नहीं भाई, तो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ ना वहां पे। तो जिस चीज की हमको आदत नहीं होती तो मैं उसकी डिमांड में आराम से चेंज कर दूंगा। प्राइस में हल्का सा चेंज आया, मेरे को किसी दूसरे वाले ने, किसी दूसरी कंपनी ने सस्ते जूते ऑफर करे, सस्ता पेन ऑफर करा, तो मैंने उसकी डिमांड कर दी। यानी कि डिमांड क्या होती है, इलास्टिक जूतों की। यानी कि ईडी क्या होता है, एक से ज्यादा। सिंपल। जरूर थोड़ा ना कि मैं एक ही ब्रांड के पहनूंगा। कोई डाउट्स? आसान था ना भाई? हाँ जी। तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे, आप आराम से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी का बस यही है जो मैंने अभी करवाया है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम ऐसी अगले टॉपिक में भी करेंगे जब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर सप्लाई वाला भी पोर्शन करवाना है अभी डिमांड के बाद। आगे चलूं? बढ़िया। थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है थ्योरी का, एक बार वो समझते हैं। ठीक है। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चालू करें भाई। तो अब थ्योरी के बस 2 टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक करते के साथ ही आपके थ्योरी वाला सारा पोर्शन खत्म। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है। पहला, इलास्टिसिटी निकालने का एक तो मैंने फॉर्मूले वाला तरीका बता दिया, बस उससे न्यूमेरिकल अभी करेंगे चालू। ठीक है। इसके बाद ही, ठीक है, जो कि ज्यादातर वही आते हैं एग्जाम में। लेकिन 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है। तो 2 मेथड और हैं जिससे हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। पहला, लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये मान लो डिमांड कर्व है आपका, तो इस डिमांड कर्व की हेल्प से भी आप क्या निकाल सकते हो, इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ईडी का? इसका फॉर्मूला होता है सर, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। अपर पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिमांड कर्व है इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, ये 5 पार्ट। अब जैसे अगर इस पार्ट को देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो कितना और डायग्राम है भैया, नीचे तो कोई भी लाइन बनी नहीं है ऐसी, तो नीचे तो कोई भी पार्ट नहीं है। इसमें देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है भैया, 2 पार्ट नीचे है और 2 पार्ट ऊपर है। तो बस अगर इसका ईडी निकालने के लिए बोले कोई आपसे, तो लोअर बटे में अपर, तो इसका लोअर पार्ट कितना है 2 और अपर पार्ट कितना है 2, यानी 2 बटे में 2 और आपका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक। सिंपल से। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अगर कोई यहाँ पे आपसे ईडी निकालने के लिए बोले तो इसका लोअर पार्ट तो ऊपर लिखते हैं ना भाई फॉर्मूले के हिसाब से, तो लोअर पार्ट कितना है 1 और अपर पार्ट कितना है 3, यानी कि 1/3 इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी 0.3 बार। सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक, क्योंकि ये 1 से क्या है कम, 1 से कम होता है तो क्या बोलते हैं इसे, इन इलास्टिक। तो यहाँ पे ईडी क्या होता है हमारा 1 से कम। ठीक है। यहाँ पे हमारा ईडी क्या होता है 1, तो ईडी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 से कम है, जिसको हम क्या बोलते हैं इन इलास्टिक। सिंपल सर। चलिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट देख लो, यहाँ पे ईडी लोअर पार्ट कितना है भाई, लोअर पार्ट है 3 और अपर पार्ट कितना है, ऊपर अपर पार्ट 1 है, यानी कि इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी 3। और जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इलास्टिक। सिंपल सर। आगे चलते हैं। यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या होगी, लोअर पार्ट कितना है 0, और जब भी ऊपर 0 आता है तो आंसर क्या आएगा 0, जिसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने ईडी निकालना है, तो यहाँ पे लोअर पार्ट कितने हैं 4 भैया 4, और ऊपर कितना है अपर पार्ट 0, ऊपर तो कोई इसके ऊपर है ही नहीं पार्ट, तो बस यहाँ पे जब भी नीचे 0 आंसर आता है तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। सिंपल। और इसको अब क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है भाई। तो इलास्टिसिटी जो है इस डायग्राम से, यानी लीनियर डिमांड कर्व की हेल्प से भी आप इलास्टिसिटी चेकआउट कर सकते हो कि कहां पे कौन सी इलास्टिसिटी होगी। सबसे नीचे 0, उसके ऊपर 1 से कम, उसके ऊपर 1 और उसके ऊपर 1 से ज्यादा, और उसके ऊपर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो डायग्राम में नीचे से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो इलास्टिसिटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। सिंपल। पहले इन्फिनिटी थी, फिर 1 से ज्यादा हुई, फिर 1 हुई, फिर 1 से कम, फिर 0 हुई। नीचे आओगे तो इलास्टिसिटी गिरती है और ऊपर जाओगे तो इलास्टिसिटी बढ़ती है। सिंपल सर। तो इस तरीके से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो डायग्राम की हेल्प से, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते कभी भी ना, इस मेथड के आते हैं, लेकिन थ्योरी है तो करवाना पड़ेगा। चलिए भाई चालू करते हैं। बात आती है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बहुत सिंपल सा है सर, बस एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे आपने अभी इलास्टिसिटी निकालना सीखा, वो भी किसकी हेल्प से, क्वांटिटी और प्राइस में चेंज की हेल्प से, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस की हेल्प से आपने इलास्टिसिटी निकालना सीखा कि वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा। जैसे आपका डायग्राम इलास्टिक कब होगा, इलास्टिक मतलब क्या होता है, जब ईडी क्या हो 1 से ज्यादा,
सिंपल। तो एक से ज्यादा कब आता है? जब मैंने बताया था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है ज्यादा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाए कम, तो वो डायग्राम क्या होता है? इलास्टिक। चलिए, ईडी आपका एक के बराबर कब होता है, यानी कि वो यूनिटरी इलास्टिक कब होता है? सिंपल। तो इलास्टिक कब होता है यूनिटरी इलास्टिक? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। ये आपने अभी भी सीखा जब हमने पांचों डायग्राम बनाए थे वहां पे। सिंपल सर। चलिए, उसके बाद ईडी आपका एक से कम कब होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी क्वांटिटी में जब बिल्कुल भी चेंज ना हो, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हो? कम हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। बस इसी टॉपिक को हमें सीखना है किसकी हेल्प से? टोटल रिवेन्यू, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से। यानी टोटल रिवेन्यू या फिर आप कह सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से। अब ये टोटल रिवेन्यू क्या है या फिर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है बस खाली, जो कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है समझिए। मान लो मैं वो भूख लग रही है और मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं, ठीक है। एक पिज्जा जो है उसका प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। और मैंने पिज्जा की 10 क्वांटिटी खरीदी है, यानी मैंने 10 पिज्जा खरीदे हैं और एक पिज्जा का प्राइस है 100 रुपए। तो मैंने टोटल खर्चा कितना कर दिया? तो मैंने टोटल खर्चा किया है भैया कितने का? 1000 का। ये हमने 1000 कैसे निकाला? बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यानी टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो बस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है टोटल रिवेन्यू, या फिर जिसे आप कह सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत तो नहीं? एक सेकंड भाई बस खाली। चलो भाई शुरू है। चलिए, तो भैया बात आती है यहाँ पे भैया इलास्टिक कब होगा, यूनिटरी इलास्टिक कब होगा और इन इलास्टिक कब होगा। तो समझना, जब भी यहाँ पे आपको दिखाई दे प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। जैसे कि प्राइस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। या फिर प्राइस घट रहे हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हो? घट रहे हो। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल याद कर लो बस खाली, जैसे यहाँ पे याद करवाया था वैसे यहाँ पे याद कर लो। तो अगर पॉजिटिव रिलेशन दिखा रही दे रहा है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो कैसे है वो? पॉजिटिव बोल दिया क्या? सॉरी, उल्टा भाई, उल्टा उल्टा उल्टा। यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है, यानी प्राइस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा हो, प्राइस घट रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे क्या? इलास्टिक है, ठीक है। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिक। आगे चलते हैं। और यहाँ पे अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा अगर सेम है, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए चाहे प्राइस घट भी जाए, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फिर चेंज नहीं हो रहा, कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो फिक्स ही है, चेंज नहीं हो रहा, तब वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है उसकी? 1 के बराबर, यानी यूनिटरी इलास्टिक। आगे चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना और उसमें और प्राइस में अगर आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, तब हम उसे बोलते हैं इन इलास्टिक, या फिर ईडी क्या होगा? 1 से कम। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, या फिर अगर प्राइस घट जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जाए, तो सेम है, यानी पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। तो याद रखना बस खाली, नेगेटिव रिलेशन मतलब इलास्टिक और पॉजिटिव रिलेशन मतलब इन इलास्टिक। लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ईडी 1 के बराबर। सिंपल भाई। यहां पे खत्म होता है आपका थ्योरी वाला पार्ट। इसके बाद हम चालू करेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो। थ्योरी वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल वाला चालू करना है बस आपका लिए, और कोई काम नहीं है इसके बाद। ये सप्लाई वाली भी थ्योरी करवाई दूं। थोड़ा से काम करते हैं, 2 पार्ट में बनाते हैं। न्यूमेरिकल वाली वीडियो अलग बना लेंगे, सप्लाई वाला भी इसी के साथ करवा देता हूँ, ठीक है भाई। चलिए, हाँ भाई शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चालू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी थ्योरी वाला पार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगली वीडियो में आएगा सीधा, ठीक है। और जो थ्योरी वाला पार्ट है ना सर, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस खाली 2 टॉपिक करने हैं। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझनी है आपको क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। और उसके बाद आपको समझना है फैक्टर ऑफ एक्टिंग सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी कुछ फॉर्मुले हैं, जो कि फॉर्मुले मैं समझाने वाला नहीं हूं, मतलब कि आप रट्टा मार लो बस खाली। जो पिछले फॉर्मुले थे ना प्राइस वाले, सेम उसी तरीके से है। तो ईडी के फॉर्मुले भी वही 4 है, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। ईडी का दूसरा फॉर्मुला है आपका डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। या फिर परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मुला पूछोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में 100, या फिर परसेंटेज डेल्टा पी का पूछोगे तो वही डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। मतलब कोई चेंज है नहीं, बस फॉर्मुले में थोड़ा सा चेंज है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्या, कि यहां पे जो है ना फॉर्मूले के अंदर एक पॉजिटिव साइन होता है यहाँ पे, और जो ईडी वाला हमने करे थे फॉर्मूले, वहां पे परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी तो था, ऐसे यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में क्यू तो था, सिंपल। लेकिन आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन था। क्यों? क्योंकि देखो
जो ईडी है ना, डिमांड यानी प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटती है, प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं ताकि आपका वो नेगेटिव इस नेगेटिव को काट दे। ठीक है, आपका आंसर हमेशा ईडी का क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन होता है सप्लाई वाले में। तो जब भी आप सप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो प्लस के साइन से, और अगर आप डिमांड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस के साइन से। बस इतना सा करना है और जैसे ही आप ये कर लोगे टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिंपल। चलिए, फॉर्मूला नहीं समझा रहा आपको क्योंकि आप पहले समझ चुके हो। अब हम चालू करते हैं मेन टॉपिक। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी भाई 5 तरह की होती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटा सा टाइम, बस खत्म फिर। तो इलास्टिसिटी होती है 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी जब प्राइस में और क्वांटिटी में क्या हो, बिल्कुल सेम चेंज हो, तब उसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं उसे, यूनिटरी इलास्टिक। और वहां पे सप्लाई कर्व हमारा कुछ ऐसा बनता है, यानी कि वो कहां से चालू होता है, 0 पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से चालू होता है। तो ये बनता है हमारा सप्लाई कर्व, सिंपल। चलिए, इलास्टिसिटी होती है 1 से कम, यानी कि जब वहां पे क्वांटिटी में क्या हो, कम चेंज हो, किससे चेंज, प्राइस से, सिंपल। और वहां पे हमारा सप्लाई कर्व कैसे बनता है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी 1 से कम है, तो एक जब हम 0 को बोल रहे हैं तो 1 से कम मतलब जो नेगेटिव की तरफ चला जाए। यानी कि अगर देखोगे तो डायग्राम यहां से बनता है सप्लाई का, सिंपल। तो अगर डायग्राम आपका सप्लाई कर्व 0 से भी नीचे से, मतलब एक तरीके से आपका डायग्राम यहां से बनेगा एक्स एक्सिस से। तो जो सप्लाई कर्व आपका एक्स एक्सिस से जा रहा है वो मैटर नहीं करता कि वो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसे, इन इलास्टिक। ठीक है, और सप्लाई कर्व आपका 0 से जा रहा है, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, यूनिटरी इलास्टिक, सिंपल इतना। चलिए, अब ईडी हमारा 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें कब होगा वो, जब क्वांटिटी में चेंज क्या होगा, ज्यादा, किसके चेंज से, प्राइस के चेंज से। ठीक है भाई, और हम यूनिटरी मतलब इलास्टिक कब, इसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक। और इलास्टिक कब होता है, जब 1 से वैल्यू ज्यादा हो, तो यहाँ पे ओरिजिन था बस इससे ऊपर, यानी अगर वाई कर्व से जा रहा है, यानी वाई एक्सिस से कोई सप्लाई कर्व जा रहा है, चाहे वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ईडी 1 से ज्यादा है, इलास्टिक डायग्राम है। ठीक है, एक्स एक्सिस से जा रहा है तो इन इलास्टिक, 0 से जा रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक, और अगर ऊपर से जा रहा है वाई एक्सिस से तो उसे क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक। आगे चले, चलिए भाई, तो बात आती है ईडी हमारा हो सकता है क्या, इन्फिनिटी। अब ईडी इन्फिनिटी कब होगा, जब सप्लाई कर्व हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए। क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो गया तो सप्लाई कर्व हो गया, यानी कि यहाँ पे प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, मतलब सॉरी प्राइस में नहीं, क्वांटिटी में कितना ही चेंज कर लो, प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पे ईडी हमारा इन्फिनिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, जब क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, ज्यादा, और प्राइस में चेंज क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ईडी हमारा क्या होता है, 0। ईडी 0 कब होगा, जिसे हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। और ईडी 0 कब होता है, जब ये वर्टिकल होता है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब इसे क्या बोलेंगे, ईडी क्या है, 0, सिंपल। यानी क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कब होता है, जब क्वांटिटी में चेंज नहीं हो और प्राइस में चेंज यहाँ पे होता है। इतना सिंपल भाई। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी चेंज ज्यादा होगा तो इलास्टिक, जब भी चेंज कम होगा तो इनइलास्टिक, सिंपल। अगर आपने समझ लिया हो तो एक बार फटाफट से नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। थ्योरी वाला पोर्शन बस एक टॉपिक रह गया, फिर खत्म पूरा। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए भाई, तो टॉपिक का नाम आता है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अब हमें करने हैं ऐसे फैक्टर, और ये लास्ट टॉपिक है, अब हमें करने हैं ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है। चालू करें भाई। सबसे पहला, यानी इलास्टिक और इनइलास्टिक बताना है कब होगी, और यही टॉपिक एग्जाम में आएगा भाई, 4 नंबर का, या फिर कई बार तो 8 नंबर का भी आया भाई, इससे ज्यादा नहीं आता भाई महंगा। ठीक है, मतलब 16 नंबर तक का कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में से, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक आते हैं तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, डिमांड वाला जो चैप्टर पिछला किया था उसमें से आते हैं भाई 16 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले चैप्टर में 4 नंबर के जो पहला क्वेश्चन नहीं आता, जिसमें कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, 4 नंबर करने होते हैं, वो वाले टॉपिक आते हैं। चलिए भाई, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, वो भी कई बार सप्लाई को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा कोई प्रोडक्ट है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के टाइम पे कोई अगर मेरे को ज्यादा पैसे देगा, क्या मैं ज्यादा सामान बना पाऊंगा। कोई अगर मेरे को ज्यादा पैसे दे रहा है कि सर क्या बोलते हैं, मेरे को ना 500 किलो मतलब 5000 किलो कुंटल अनाज चाहिए मेरे को, और मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, क्या मैं बना पाऊंगा भाई। नेचर के जो प्रोडक्ट है ना, वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। तो ये पैसों पे डिपेंड नहीं करता कि प्राइस में ज्यादा लूं तो फिर ज्यादा सप्लाई कर दूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो प्राइस
नेचर के प्रोडक्ट होते हैं ना, नेचर पे डिपेंड होते हैं, कभी भी प्राइस पे डिपेंड नहीं होते। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व है ना, वो क्या रहता है हमारा इन इलास्टिक। क्या रहता है? इन इलास्टिक। यहाँ पे सप्लाई में ज्यादातर चेंज नहीं होता। तो ईडी हमारा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस हमारा क्या होता है? 1 से कम। आगे चलते हैं भाई। दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रोडक्ट जो इंसान बनाते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट के टाइम पे कोई अगर मेरे को ज्यादा प्राइस देगा किसी चीज के, तो मैं ज्यादा सप्लाई कर दूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होता है? इलास्टिक। सिंपल। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? 1 से ज्यादा। भाई ईडी नहीं बोलते इस चैप्टर में इलास्टिसिटी को, यहाँ पे बोलेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, वहां पे था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, और अगला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि ईएस। ठीक है, जो फॉर्मूले करवाए थे सप्लाई वाले, उस सब में ईएस कर लेना, ईडी को हटा के। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तीसरा पोर्शन, तीसरा टॉपिक आता है, हाँ दूसरा टॉपिक आता है सर रिस्क। सप्लाई जो है ना, वो कई बार डिपेंड होती है किसके ऊपर? रिस्क पे। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जहां पे रिस्क ज्यादा है, तो अगर कहीं पे रिस्क क्या है? ज्यादा, तो क्या मैं ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और अगर सप्लाई कम हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे सर? इन इलास्टिक। यानी कि ईडी ईएस हमारा क्या हो जाएगा? 1 से कम। और जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, जहां पे रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा कम, तो वहां पे क्या होगा सर? वहां पे तो मैं सप्लाई आराम से बढ़ा पाऊंगा। और अगर सप्लाई बढ़ा पा रहा हूं तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक। ठीक है भाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? 1 से ज्यादा। आगे चलिए भाई अगला चलते हैं। तीसरा पोर्शन सर, तीसरा पोर्शन आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो हमारे फेवर में है, तो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी, तो हम सप्लाई आराम से चेंज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, घटा पाएंगे, है ना भाई। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलास्टिक हमारा सप्लाई कर्व, यानी ईएस क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? अनफेवरेबल, तो सप्लाई हम क्या करेंगे? ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। सप्लाई में चेंज क्या होगा? कम होगा। सिंपल। और सप्लाई में चेंज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। सिंपल। इलास्टिक सप्लाई 1 से कम हो जाएगी। आगे चले भाई, चौथा पॉइंट मतलब नंबर ऑफ फर्म। नंबर ऑफ फर्म मतलब हमारे पास कितने बिजनेस हैं, कितनी सप्लाई करने के लिए कितनी दुकानें हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है, तो हम सप्लाई में भी चेंज क्या कर पाएंगे? ज्यादा कर पाएंगे। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक। ठीक है भाई, और ईएस हमारा क्या होगा? 1 से ज्यादा। और अगर नंबर ऑफ फर्म हमारे पास कम है, तो हम ज्यादा चेंज कर पाएंगे क्या? यानी चेंज इन सप्लाई क्या हो जाएगा? कम, यानी जिसे हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। ठीक है, तो ईएस हमारा क्या हो जाएगा? 1 से कम। इतना सिंपल सा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई बताओ, तो ये सारे फैक्टर आप आराम से लिख के आ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से कर दोगे ना। मतलब जहां पे भी चेंज ज्यादा हो रहा है वो इलास्टिक, जहां पे भी चेंज कम हो रहा है वहां पे इन इलास्टिक। आसान था भाई, चेंज की बात कर रहा हूँ, बढ़ने और घटने की बात नहीं कर रहा। बढ़ना और घटना दोनों ही चेंज में आता है। तो अगर कोई सप्लाई घट रही है तब भी उसे इलास्टिक बोलेंगे, सप्लाई बढ़ रही है तब भी उसे इलास्टिक बोलेंगे। लेकिन अगर सप्लाई ना बढ़ रही है ना घट रही है, तब उसे बोलेंगे इन इलास्टिक, जहां पे चेंज कम होता है। इतना सिंपल भाई, बहुत अच्छे। यहां पे खत्म होता है भाई पूरा पूरा थ्योरी वाला पोर्शन, चाहे डिमांड का हो चाहे वो सप्लाई का हो। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट बनेगा उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, डिमांड और सप्लाई, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, सारे न्यूमेरिकल अगले वाले पार्ट में खत्म हो जाएंगे। सिंपल से बढ़िया। तो जिसको नोट करना है, जिसको वीडियो शेयर करिए, तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दिया, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है भाई, चलिए। और हाँ, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद नोट्स परचेज कर लोगे। तो भाई आगे से हटता हूँ, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो। और भाई हाँ, एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख के आना। ये जो मैंने लिखे हैं शॉर्ट नोट्स की तरह लिखे हैं, आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, समझे। कॉलेज के बच्चे को, छोटे बच्चे नहीं तुम कि मैं हर एक लाइन लिख के दिखाऊंगा आपको। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चीज। टाटा बाय बाय। नोट कर लो भाई जिसको नोट करना है। बाय बाय।